नमस्कार साथियों, मैं अंजन श्रीवास्तव, बागी आज़ाद स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं अभी आपको ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी देने के लिए नहीं आया हूं। इस समय वर्तमान समय में हमारा देश एक वैश्विक षड्यंत्र की चपेट में है। ये बात हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी है और ना ही किसी को बताने का समझाने का प्रयास किया है, सिवाय इस षड्यंत्र को सही साबित करने की। मतलब जो हो रहा है वो सही है, ऐसा उनका कहना है। ऐसे समय में आपके पास जानकारी का अभाव है, आप अज्ञानतावश उस सच को नहीं देख पा रहे हैं, जिस सच को आज से नहीं लगभग बरसों से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज ऐसी परिस्थितियां जन्म ले चुकी हैं कि उन परिस्थितियों पर भी पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक समय था कि जब हम और हमारी आने वाली नस्लों को, या हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वजों को यह पता ही नहीं था कि हमारा देश आज़ाद भी है या गुलाम है। हम अपनी व्यवस्था में जी रहे हैं या गुलामी की व्यवस्था में जी रहे हैं। हम पर जो शासन कर रहे हैं ये स्वतंत्र हैं या ये भी किसी के प्यादे हैं, किसी के मोहरे हैं। एलोपैथिक माफियाओं का व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि वे जब चाहें तब आपकी बॉडी में छेड़खानी कर सकते हैं। एक संदर्भ देते हुए अपनी बात तो कहूँगा कि हमारे देश के नागरिकों को बड़ा गर्व है बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर। मुझे भी गर्व है बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर। इतना नाम उन्होंने कमाया, परंतु कैसे कमाया किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी मिली है। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में बाला साहब ठाकरे की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जरा सोचिए, जिस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस मुंबई की बात कर रहे हैं और जिस बाला साहब ठाकरे की मर्जी की बात कर रहे हैं, उसी मुंबई में, उसी महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो वहाँ इंटरनेशनल माफियाओं की जड़ें कैसे जमी रह गई। उन्हीं के दौर से, बल्कि उनसे और पहले से भी अश्लीलताओं का बाजार शुरू हुआ, अंग प्रदर्शन का बाजार शुरू हुआ। हम कैसे मान लें कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं था। खैर, ये तो अलग बात है। उसी प्रकार ये संदर्भ मैंने इसलिए दिया कि आज कोई किसी व्यक्ति का समर्थक है, कोई किसी व्यक्ति का समर्थक है। मैं किसी पार्टी का, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने एक व्यक्ति का नाम लेकर इशारा सिर्फ इतना किया है कि कोई किसी पार्टी का भक्त है, कोई किसी व्यक्ति का भक्त है, कोई किसी संस्था में काम करता है, कोई किसी सोसाइटी में काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो बस उसी का गुणगान करता है और उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करता है। तो एक ऐसा सच मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो आपको बहुत ही चौंकाने वाला सच है। इस समय एक छोटा सा जीव जिसे हम समझते हैं वायरस, इस वायरस ने इतना आतंक मचा दिया पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया के देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, सिर्फ वैक्सीन पर। यह सोचने वाली बात है। अब मानव जीवन का जो प्राण शक्ति है वो वैक्सीन में है, अर्थात लोगों को मरने से, इस वायरस से मरने से अगर कोई बचा सकता तो सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकता है। और वैक्सीन पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े विकासशील नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र इसकी खोज करने में लगे हुए हैं, ऐसा मीडिया का बताना है। मेरा एक सवाल है आपसे कि इस वायरस का इलाज सिर्फ एक वैक्सीन ही है? कोई काढ़ा क्यों नहीं हो सकता,
कोई टेबलेट क्यों नहीं हो सकता, कोई सिरप क्यों नहीं हो सकता, कोई चूर्ण क्यों नहीं हो सकता, कोई शरबत क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल है ये कि दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर्स सिर्फ वैक्सीन की खोज करने में क्यों लगे हुए हैं? दूसरा, क्या वैक्सीन में गाय के, बछड़े के हार्ट का ब्लड निकालना जरूरी है? जानवरों का रक्त डालना जरूरी है? जानवरों की कोशिकाएं डालना जरूरी हैं? पारा, लेड जैसी धातुएं डालना जरूरी हैं? आप तय कीजिए कि मेरी बात कहां तक सही है। तीसरा मेरा सवाल है, जब हमारे देश में ये उल्लूपैथी नहीं थी, उल्लूपैथी का मतलब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हमारे देश में नहीं थी, तब क्या, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया में जब उल्लूपैथी नहीं थी, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में ही नहीं थी, तब क्या वायरस नहीं होते थे? और यदि नहीं होते थे तब भी मेरा एक सवाल है, तो इस समय इतने वायरस कहाँ से आ गए? हर साल 3 साल 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल के अंतराल पर कोई ना कोई नया वायरस आता रहता, आतंक मचाता रहता, व्यापार होता है, वैक्सीन लगती हैं, फिर खत्म हो जाता है। दूसरा, यदि वायरस होते थे तब भी मेरा एक सवाल है, तो जब हमारे पूरी दुनिया में उल्लूपैथी चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तब अगर व्यक्ति संक्रमित होते थे तब उनका इलाज किस पद्धति से किया जाता था? मुझे इसका जवाब चाहिए। यदि आपके अंदर जरा सा भी सोचने की, समझने की शक्ति है तो खुद अपना दिमाग लगाएं, किसी मीडिया पर भरोसा ना करें, मेरी बातों पर भरोसा ना करें, किसी भी अखबार पत्रकारों पर भरोसा ना करें, किसी विशेष व्यक्ति पर भी भरोसा ना करें। आप अपनी बुद्धि खोलिए, विज्ञान की बात कीजिए, आप साइंस की बात कीजिए, आप प्रमाण की बात कीजिए, आप तर्क की बात कीजिए। आप तर्क वादुधारी तलवार है जो पक्ष एवं विपक्ष को काटती है। बैठ करके तर्क कीजिए। तो जब पूरी दुनिया में उल्लूपैथी चिकित्सा नहीं थी, तब लोग तब क्या वायरस थे? यदि थे तब उनका इलाज किस पद्धति से किया जाता था? और यदि वायरस ही नहीं होते थे तो इतने सालों में ये वायरस कहां से आ गए? मेरा ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, और प्रश्न बहुत हैं। अब हम मेन बिंदु पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति, अब सरकार को इस बात की चिंता है, सरकार स्वयं को दिखा रही है कि हम आम जनमानस के हित में काम कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्राणों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ऐसा दावा कर रही है और ऐसा दिखावा कर रही है कि हम लोगों को मरने से बचाना चाहते हैं। सच बात तो यह है कि जब से विज्ञान आया है, जब से उल्लूपैथी चिकित्सा पद्धति आई है, जब से सड़कों का निर्माण हुआ है, जब से गैस, डीजल, पेट्रोल आए हैं, जब से हथियार, गन, बंदूकों का निर्माण हुआ है, ना जाने कितने मासूमों की जान ले चुका है। प्रतिवर्ष 3 लाख व्यक्ति भारत में भूख से मर जाते हैं, यह सरकार का रिकॉर्ड कहता है। और 10 महीने बीत चुके हैं, 3 लाख व्यक्ति भी कोरोना से नहीं मरे। इतना बड़ा खतरनाक वायरस है ये। अब आप सोच सकते हैं, आप चीन गए नहीं, आप अमेरिका गए नहीं, इटली गए नहीं, जापान, फ्रांस गए नहीं, आपको खबर किसने दी? मीडिया ने दी। क्या मीडिया टेलीविज़न के माध्यम से जो कुछ भी दिखाती है वह सच ही है? इसका प्रमाणिक आधार क्या है? क्या आधार है कि मीडिया जो कुछ भी दिखा रही है वो सच दिखा रही है? दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और जिनका मैं प्रबल समर्थक हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं काम कर रहा हूं, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी। उनका कहना है, उन्होंने ICMR, CDC, WHO, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है और यह चुनौती दी है कि कोरोना को साबित करो, महामारी साबित करो, 1 लाख रुपए इनाम पाओ। यदि मेरे पास अरबों की संपत्ति होती तो मैं अपनी पूरी संपत्ति नीलाम कर देता और कहता
कि मैं फला डॉक्टर का समर्थन करता हूं, इनकी बातों का समर्थन करता हूं, और यदि आप इनकी बातों को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, इनकी बात को अगर कोई गलत साबित कर सकता है तो मैं मृत्यु दंड भी मुझे स्वीकार है और मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम करने को तैयार हूं। तो भारत सरकार या दिखावा कर रही है, जो हम पर शासन कर रहे हैं वह दिखावा कर रही है कि हम आम जनमानस के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा कार्य कर रही है, उनके जीवन की बेहतर पोषण, बेहतर सुरक्षा के लिए काम कर रही है, गरीबी मिटाने के लिए कार्य कर रही है, भुखमरी को खत्म करने के लिए काम कर रही है, बेहतर स्वच्छ जल के स्रोत विकसित कर रहे हैं, ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हमारी भारत की सरकार कितनी सजग है, कितनी जागरूक है, कितना चिंतनशील है, आज हम आपको बताते हैं। शायद हो सकता आपने कभी गौर नहीं किया हो, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी ने कोल्ड ड्रिंक को एक टॉयलेट क्लीनर कहा है, जबकि साबित भी हो चुका है कि कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं वह एक प्रकार का टॉयलेट क्लीनर है और कुछ नहीं है। 18 प्रकार से भी ज़्यादा उसमें केमिकल मिलाए गए हैं, 18 प्रकार से भी ज़्यादा केमिकल मिलाए गए हैं। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे 200 गुना ज़्यादा उसमें केमिकल मिलाए गए हैं। अब उनका प्रभाव हमारे शरीर में क्या है इस पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सन 2000 में जब सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी तब भारत में कोल्ड ड्रिंक आया था, और कोल्ड ड्रिंक की टेस्टिंग के लिए सुषमा स्वराज जी ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उसके सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। तब उस जांच में जो खुलासा हुआ, चौंकाने वाले खुलासा थे। तो हुआ ये, तब सुषमा स्वराज जी ने यह निर्णय लिया कि या तो बहुत ही घातक है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाना चाहिए। तो संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे जबरन पूरे भारत में बेचने के लिए खुली छूट दे दी गई, लेकिन संसद में कोल्ड ड्रिंक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। या हमारी देश की मीडिया ने आज तक नहीं बताया, लोगों को कोई प्रश्न नहीं उठाया कि भारत की संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन क्यों है, किसी ने नहीं बताया। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी की मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें यूरिया को लेकर के कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कमज़ोर एवं बीमार पैदा ना हो, इसके लिए हमारे किसान साथियों को घर घर जाकर के समझाना होगा कि वह यूरिया, जहां वह 10 किलो यूरिया का उपयोग करते हैं वहां वह 5 किलो यूरिया ही उपयोग करें। मतलब यूरिया इतना खतरनाक है, साफ साफ हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह सकते कि यूरिया बहुत खतरनाक है, यूरिया का प्रयोग बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका उनको पालन करना है। इस प्रकार तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही हैं। रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, एलोपैथिक की तमाम सारी ऐसी दवाएं हैं जो दुनिया के अधिकांश देशों में बैन हैं, फिर भी भारत में पूरे धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति कितनी सजग हैं ये इसका बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर ये तो रही ऐसा कह सकते हैं कि एक स्पीच हो गया, एक व्याख्यान हो गया। मैं व्याख्यान देने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ। अब बात करते हैं वास्तव में जीवन है कहाँ, यह जान लेना अति आवश्यक है। और अभी हमारे पास लाइव बनाने का कोई अच्छा साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। 2-3 दिन में आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से लाइव आऊँगा और आपको बताने का प्रयास भी करूँगा। अब पीछे ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, मैं थोड़ा बाइट करके बना रहा हूँ। पीछे ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है और उसके बारे में आपको बताऊँगा। गुलामी किसे कहते हैं, हमें और आपको। खैर मैं तो समझ चुका हूँ और तैयार भी हो चुका हूँ
और अब आपको समझने की ज़रूरत है कि गुलामी किसे कहते हैं। सरकार, बाजार, विदेशी कंपनियों एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रति आम जनमानस की निर्भरता क्या कहलाती है? गुलामी कहलाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिन चीज़ों का हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं या जो चीज़ हम नहीं बना पाते हैं उसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। सही बात है। तो निर्भर रहना का मतलब क्या? जब आप निर्भर रहते हैं तो उसके बदले में आप आदान प्रदान करेंगे। आदान प्रदान सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें अपवाद हैं। मैं उस अपवाद के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वही अपवाद हमारे लिए घातक है। वही अपवाद हमारे लिए घातक है। आदान प्रदान गलत नहीं है, एक दूसरे को एक से लेना दूसरे को देना गलत नहीं है, परंतु अब यहाँ पर समझिए नीचे फिर जीवन कहाँ है। इस समय जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जो ये लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि हमारा जीवन सेफ है, सुरक्षित है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार की तमाम सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। उन भ्रांतियों पर देखिए, क्या मास्क लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग करने से, सैनिटाइज़र का उपयोग करने से हमारा जीवन इस वायरस से बच जाएगा? मुमकिन है? आप सोचिएगा। उसके बाद इस समय जीवन कहाँ है? इस समय दुनिया के वैज्ञानिक, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वैक्सीन की खोज कर रहे हैं और वैक्सीन में ही जीवन है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक समझ लीजिए कि आपका जीवन एक खतरे में है, खतरे में है, इतना समझिए। तो जीवन कहाँ है? वैक्सीन में है। अब देखिए, हमारे इस देश में दो प्रकार की व्यवस्था है, एक शहरी व्यवस्था, दूसरा ग्रामीण व्यवस्था। अब शहरी व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। हालांकि पहला जो डिफरेंस है ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में, तो शहरी व्यवस्था में अधिकतर वह लोग रहते हैं जो सरकारी सर्विस करते हैं या अपना प्राइवेट कोई अच्छा सा बिजनेस करते हैं, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। ऐसे लोग वहाँ पर शहरों में रहते हैं। दूसरा बात आती है, मतलब कहने का मतलब शहर में वो लोग रहते हैं जिनका धन पर सर्वाधिक नियंत्रण है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा कह सकते हैं। और गांव में वह लोग रहते हैं कि बहुत नाम मात्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका धन पर सर्वाधिक नियंत्रण है। बाकी सब वह लोग होते हैं जिनका धन पर सर्वाधिक नियंत्रण नहीं है। धन के लिए उन्हें शहरी अर्थात शहर पर निर्भर रहना पड़ता है, करेंसी के लिए, रुपया के लिए, क्योंकि रुपया गाँव में नहीं है, रुपया शहरों में है। सबसे ज़्यादा रुपया शहरों में इन्वेस्टमेंट की करती है सरकार, बिजनेस वहीं पे है, फैसिलिटी सबसे ज़्यादा वहीं पे हैं। तो इसको समझिए। तो जो व्यवस्था है बिजली, पानी, गैस, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अभी इन तीन चीज़ों पे बात करूँगा, बिजली, पानी, गैस, ये और ये बिजली, पानी, गैस, ये तीन व्यवस्थाएं हमारे जो हैं एक गांव और शहरों में एकदम मैच करती हैं। और ये बिजली, पानी, गैस, ये तीन व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर सरकार इन तीनों सुविधाओं को शहरों में बाधित कर दे, जैसे सरकार इस समय लोगों को वायरस से बचाने के लिए उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है, और वैक्सीन कितना घातक है, कितना दुष्प्रभावकारी है, यह भी आपको पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि सरकार वैक्सीन पर काम कर रही है, लोगों को वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन दे रही है, तो जो वैक्सीन नहीं लेगा उनके साथ क्या होगा? तथा जिनको वैक्सीन दिया जा रहा है, इनको वैक्सीन दिया गया, इनको उसके बाद आधार कार्ड से ये लिंक होगा, ये आधार से लिंक होगा, इनको लगा कि नहीं, जिनको लगा है वो खुला घूम सकेंगे, कहीं भी आ जा सकेंगे, और जिनको नहीं लगा है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। वो पाबंदी किस तरह की होगी, यह भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए पाबंदी, अभी हम तीन की बात कर लेते हैं, बिजली, पानी, गैस। बिजली, पानी, गैस, जो शहरी व्यक्ति, किसी भी शहरी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया, सरकार अगर बिजली, पानी, गैस अगर बाधित कर दे तो शहरों में जीवन खत्म। लेकिन यही चीज़ अगर जो गांव में व्यक्ति है वो अगर वैक्सीन नहीं लगा रहा, इसका विरोध कर रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो सरकार क्या करेगी?
बिजली, पानी, गैस, डीजल, पेट्रोल, सरकारी राशन, शौचालय, आवास, मनरेगा, अस्पताल आदि सुविधाओं से वंचित कर देगा, तब भी ग्रामीण व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाँव में जीवन है, शहरों में जीवन खत्म है, केवल इन्हीं 3 चीज़ों से लेकर के। क्योंकि गांव में क्या है, गाय है, लकड़ी भी है, क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र से हम बिजली और गैस का उत्पादन भी कर सकते हैं। पानी का स्रोत हमारे पास है, नहर है, तालाब है, नदियां हैं, छत बने हुए हैं, हम बरसात का पानी स्टोर कर लेंगे, पिएंगे, कुआं है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और गैस, जैसा कि मैंने बताया कि गाय के गोबर और गौमूत्र से हम बिजली और गैस का उत्पादन कर लेंगे। तो इन 3 चीज़ों का उत्पादन हम स्वयं कर सकते हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों के खर्च के लिए सरकार विदेशी बैंक से कर्ज लेती है और बिजली, पानी, गैस का उत्पादन करती है। बिजली और गैस का उत्पादन करती है। और बिजली उत्पादन में कितना खर्च आता है, जबकि हमारे स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी इस बात को साबित कर चुके हैं कि यदि आज हिंदुस्तान में यदि गाय और बैलों का कत्ल ना होता तो आज इंसानी की जितनी आबादी है उससे 1.5 गुना या दुगना जो है, या फिर 3 गुना आबादी हमारे गाय और बैलों की होती। तो उनके गायों से प्राप्त गोबर और गौमूत्र से हम इतनी गैस और बिजली का उत्पादन कर सकते थे कि पूरे भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को बिजली दे सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने इस पर काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था हो जाती तो सब लोग गाय घर में पालना शुरू कर देते और उन गाय के गोबर और गौमूत्र से बिजली और गैस का उत्पादन घर में खुद करते, ना पूरे गांव को देते, अपने लिए करते। तो बिजली और गैस के लिए सरकार पर निर्भर उन्हें न रहना पड़ता। सबसे जो मेन पॉइंट आपको समझने वाली है कि सरकार जो कुछ भी काम करवा रही है, सरकार जो कुछ भी स्कीम बना रही है या फिर कोई प्लान लॉन्च कर रही है, वह स्वयं पर निर्भर बनाने के लिए, ताकि आपके हाथ पांव पूरी तरीके से कटे रहें और आप हमारे उंगली के इशारे पर नाचते रहें। मान लीजिए आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है। 2014 का मैं रेफरेंस देता हूँ, 2013 का रेफरेंस देता हूँ, जब हमारे गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उन्होंने आधार कार्ड के बारे में सबसे पहले बुराई की थी, सबसे पहले सवाल खड़े किए थे और आधार कार्ड को गुलामी का कार्ड भी बताया था। और उनके प्रधानमंत्री बनने के उपरांत आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य कर दिया गया। किसी चीज़ की अनिवार्यता भी हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। एक अनिवार्यता, दूसरा किसी के प्रति हमारी निर्भरता हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। तो सरकारें जो काम कर रही हैं वो अपने ऊपर निर्भर बनाने का काम कर रही हैं। अब जैसे शहरी व्यवस्था में एक बार देख लीजिए, बिजली है, पानी है, गैस है, डीजल, पेट्रोल, लग्जरी गाड़ियाँ, 24 आवर अस्पतालों की सुविधा है, स्कूल कॉलेज की सुविधा है, बैंक एवं लोन की सुविधा है, नाली एवं सीवर तथा सड़कों की सुविधा है, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा है, शहरी आवास है। वहीं दूसरी तरफ गाँव की व्यवस्था देखिए, बिजली, पानी, गैस, डीजल, पेट्रोल, सरकारी राशन, शौचालय, आवास, मनरेगा, अस्पताल, इन सब चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें रहना पड़ता है। अब बात अगर करूँ अस्पताल की, तो आप प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। लेकिन अगर शहर में बात करें तो आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारे प्रकार के आपको हॉस्पिटलों की सुविधा मिलेगी, जबकि गांव में आपको एलोपैथी के मेडिकल स्टोर मिलेंगे और आपको अंग्रेजी अस्पताल मिलेगा, जहाँ पर एक अंग्रेजी डॉक्टर आकर के बैठता लोगों का इलाज करता है। कुछ 15-20 दवाएँ होती हैं, नामचीन दवाएँ होती हैं, उसी से सबका इलाज होता है। आप समझ सकते हैं। नाली एवं सीवर तथा सड़कों की अच्छी व्यवस्था होती है शहरों में, वहीं गांव में क्या हाल होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा शहरों में है, गांव में नहीं है। और ये ऑनलाइन भी एक गुलामी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये कैशलेस सोसाइटी का निर्माण करने में सबसे बड़ा जो योगदान दे रहे हैं वो शहरीवासी दे रहे हैं, शहरीवासी दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो बात आपको समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है हमने क्या कहा कि आदान प्रदान, बिजली पानी गैस के लिए हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। शहर वाले बिजली पानी गैस के लिए सरकार पर निर्भर हैं। अब तो घर में नलकूप वगैरह लगा लेते हैं, वो अलग की बात है। तो बिजली पानी गैस के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार ये डीजल पेट्रोल भी सरकार पर भी निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ गांव का किसान पानी,
पर स्वयं निर्भर है, देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। वह चाहे तो गांव के लोगों को गैस की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे तो गांव के लोगों को बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। इस एक एक टॉपिक पे हम अलग से व्याख्या करेंगे, क्योंकि यह बिजली इतना बड़ा षड्यंत्र है, ये बिजली इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आप जब इसके विज्ञान को समझेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप में समझ है तो आप आज भी कनेक्शन नहीं लेंगे, कटवा देंगे, क्योंकि हमारे घर में आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। ज़रूरत पड़े तो जाके देख आना हमारे घर पे। तो डीजल पेट्रोल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो जब गाय हमारे पास होगी तो गाय से गोबर गौमूत्र से हम बिजली और गैस का उत्पादन करेंगे, उससे हम खेतों की सिंचाई भी कर लेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सिलेंडर लगा करके मेथेन गैस बना करके हम गाड़ी भी चला सकते हैं। तो हमें डीजल पेट्रोल पानी गैस बिजली की सरकार से आवश्यकता नहीं है। हमें सरकारी राशन की भी आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों के पास ज़मीनें हैं, वह ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, बेच देते हैं, बाद में सरकारी गल्ला भी लेते हैं, ठीक है। और अगर सरकार लोगों की छीनी हुई ज़मीनें वापस कर दें तो सरकारी राशन की भी गांव वालों को आवश्यकता नहीं है। रही बात शौचालय आवास, हमारे गांव में जो है बाहर खेतों में बाहर शौचालय शौच जाने के लिए पूरी परंपरा रही है, पूरी व्यवस्था रही है शुरू से ही। तो जो है शौचालय और आवास की भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो खरपतवार फूस में रहते थे। ये हमारी ईंट मिट्टी से बनाए जाते हैं, बलुई मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि मिट्टी का कितना खनन हो रहा है। और जब ये मकान जब गिरते हैं टूटते हैं तो इनका जो कचरा बचता है जहाँ पर पड़ेगा उस मिट्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। लेकिन हम मिट्टी के मकान बनाते थे, खरपतवार के मकान बनाते थे, जल जाए गिर जाए कुछ भी हो जाए पुनः मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी की उपजाओं को ख़त्म नहीं करेंगे। तो कितना बड़ा प्रकार का देख सके। मनरेगा में हमें काम नहीं मिलेगा तब भी हम गाँव के लोग बड़ी आसानी के साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जी सकते हैं। कैसे बताऊंगा। अस्पताल ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार सिर्फ आयुर्वेद को प्रमोट कर दे, क्योंकि हमारे रसोई में 40-50 प्रकार की दवाएं ऐसी ही हैं। मेथी है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, अजवाइन है, तेजपत्ता है, गुड़ है, कपूर है, ये सब तमाम सही दवाएं हैं। अदरक है, तो धनिया है, इस प्रकार की दवाएं हैं जिनसे हम अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। गाय का मूत्र ही ऐसी है जो तमाम कई प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारियों में काम आता है। गाय के गोबर गौमूत्र मतलब 5 तत्वों से कई प्रकार के हम पंचगव्य उत्पाद बनाते हैं, उससे संपूर्ण चिकित्सा संभव है। तो फिर हमें ये उल्लूपैथी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार हमें अपने ऊपर निर्भर मतलब जनता को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहती है। क्योंकि अगर जनता सरकार पर निर्भर नहीं रहेगी, जरा सोचिए, ये सरकार है, ये जनता है, ये अगर जनता अगर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये जनता स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, ये सरकार है। तो अगर जनता का काम इतना है कि वोट दे करके इनको बैठा देना, ये बैठ गया। अब इनका काम क्या, अगर जनता को सुविधा नहीं देंगे तो जनता क्या करेगी, ये जनता पर छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी यहाँ पर दिया गया है, सियासत को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को दिया गया। उस इंग्लैंड का जिसने हमारे देश पर शासन किया, वहाँ का कोई संविधान नहीं है, कोई डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है। लेकिन उस इंग्लैंड वालों ने हमें डेमोक्रेसी दी कि हर 5 साल के बाद निर्वाचन कराओ और उस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति उन्हीं का होगा जिन्होंने ये डेमोक्रेसी दिया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और इसको रुपया बनाने का, पैसा छापने का इनको अधिकार नहीं है। हमेशा विश्व बैंक, ये जनता के विकास के लिए विश्व बैंक से लोन नहीं लेते रहते हैं। बैंक की व्यवस्था उन्होंने करवाई और लोगों को कर्ज देना शुरू किया। कर्ज कोई ऐसे देता नहीं है। ये सरकार केवल एक वोट के बदले इतनी बड़ी कीमत चुकाती है सरकार की। बिजली पानी गैस फ्री, डीजल पेट्रोल कम रेट में, सरकारी राशन, शौचालय आवास, मनरेगा अस्पताल, इन सब चीज़ों की चीज़ें। क्या जनता डिमांड करती कि हमको तुम शौचालय दो, हमें आवास दो, हमें काम दो? नहीं काम करती, कोई डिमांड नहीं करती है। ये डिमांड की आदत आपने ही डाल दी है, डिमांड की आदत सरकारों ने ही डाली है। और यह आदत इसलिए डाली गई है ताकि जनता की निर्भरता जो है वो 4 लोगों के प्रति बनी रहे। सरकार, बाजार, विदेशी कंपनियों एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पादों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निर्भरता सही है कि आत्मनिर्भरता सही है? अब अपनी बात खत्म करना चाहूँगा एक परिभाषा के साथ में। अभी इसी कोरोना काल के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की। तो मेरा एक सवाल है, आत्मनिर्भर बनने की या आत्मनिर्भर बनाने की परिभाषा क्या है?
पहला, मछली पकड़ पकड़ कर खिलाना। सरकार क्या कर रही है, लोगों को ये बिजली पानी गैस खुद दे रही है, खुद लोगों को बनाना सिखा नहीं रही। जबकि बिजली पानी गैस गाय के गोबर गौमूत्र से बनाया जा सकता है, लेकिन ये बनाना सिखा नहीं रही है। हर व्यक्ति को डॉक्टर बनाया जा सकता है कि नॉर्मल चीज़ों का इलाज तो घर में वो खुद कर सकता है, उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको प्रमोट नहीं कर रही, वो उल्लूपैथी को प्रमोट कर रही है। जगह जगह आप जाएंगे आपको मेडिकल ज़्यादा मिलेंगे, अंग्रेजी अस्पताल आपको ज़्यादा मिलेंगे, अंग्रेजी क्लिनिक आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक की बात करें, होम्योपैथी की बात मिले तो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। जो पद्धति हमारे यहाँ की है नहीं, हम सारी उनकी पद्धति को यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये बात समझने वाली है। तो बिजली पानी गैस का हम उत्पादन कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सरकार बनाना नहीं सिखा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? तो ये काम है कि लोगों को मछली पकड़ पकड़ कर खिलाना, लोगों को मछली पकड़ पकड़ कर खिलाना। क्या यही आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा है? या लोगों को मछली पकड़ना सिखा देना, यह आत्मनिर्भर की परिभाषा है? अगर सरकार बिजली पानी गैस बनाना हर व्यक्ति को सिखा देगी, इसके ट्रेनिंग, इसके कैंप, इसके प्रशिक्षण लगवाने शुरू कर देगी, तो फिर बिजली का बिल कौन देगा, पानी का बिल कौन देगा, गैस कौन खरीदेगा, इतना टैक्स कहाँ से जाएगा? जरा सोचिए आप इस बात को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा, निर्भरता का मतलब गुलामी। निर्भरता किसके प्रति? सरकार, बाजार, विदेशी कंपनियों एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रति हमारी निर्भरता, आम जनमानस की निर्भरता ही गुलामी है। दूसरी बात, सरकार द्वारा अनिवार्यता, वह भी हमारी गुलामी है। तीसरा, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मार्केटिंग का मकड़ जाल, यह भी हमारी गुलामी है। बैंकिंग प्रणाली का जन्म, वह भी हमारी गुलामी का प्रतीक है। और हमारी डेमोक्रेसी, वह भी हमारी गुलामी का प्रतीक है। तो आत्मनिर्भर बनने की परिभाषा क्या है? लोगों को मछली पकड़ पकड़ कर खिलाना या उन्हें मछली पकड़ना सिखा देना। तय आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर अपनी संगठन का नाम लेना चाहूँगा, स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट। इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अंजन श्रीवास्तव जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वंदे मातरम, जय मातृभूमि।